नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चला रहे हैं हम, उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन फिजिक्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव एक सेकेंड मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी आँख की जो रेटिना होती है उस पर जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक व उल्टा बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, जब कोई भी वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आप याद रखिएगा, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूरदृष्टि दोष के कारण जो है रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है या रेटिना के आगे बनता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आँख में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है उत्तल लेंस दिया जाता है। जिस व्यक्ति की आंख में यह समस्या होती है उसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और इस दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं अगर हम निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जो प्रतिबिंब होता है निकट दृष्टि दोष में वह रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का जो प्रयोग है वह निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रतिबिंब होता है दूरदृष्टि दोष में वह रेटिना के पीछे बनता है। वहीं निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से आगे यानी कि रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आइरिस का कार्य क्या होता है? हमारे आँख की जो आइरिस होती है उसका कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी जो आइरिस होती है हमारी आँख की, इसका मेन कार्य होता है आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? जो कैमरा होता है इसमें जो है किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। और कौन सी तरंगे सुनने में जो है, यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे होगा कि कौन सी तरंगे जो हैं शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आप याद देखिएगा, कौन सी तरंग इसमें से है जो शून्य में यानी कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? तो आप याद देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती हैं
इनको संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है। तो आप याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्वात में यानी कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा ध्वनि तरंगे की जो गति होती है, वेग होता है, सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। ठोस में जो है सर्वाधिक गति यानी कि सर्वाधिक वेग होता है ध्वनि तरंगों का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इनके संचरण के लिए किसी न किसी एक माध्यम की तो आवश्यकता पड़ती है, ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। वहीं इसका ठीक उल्टा जो प्रकाश तरंगे होती हैं, जो प्रकाश होता है, इसकी जो चाल होती है वह निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा यह जो ध्वनि तरंगे होती हैं किसका एग्जाम्पल होती है? यांत्रिक तरंगों का यह एग्जाम्पल है। आप यहाँ देखिएगा, ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगों का ही एग्जाम्पल एक होती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा। यांत्रिक तरंगों में ये कौन सी तरंग होती है? तो आपको पता होगा कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती है और एक अनुदैर्ध्य होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है सदैव किस दिशा में होती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से दूर की ओर यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में इनकी पूंछ होती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पुच्छल तारे होते हैं इनकी जो पूंछ होती है, इनकी जो दिशा होती है ये सूर्य से दूर की ओर होती है, या आप कह लीजिए कि सूर्य के विपरीत दिशा में जो है पुच्छल तारे की पूंछ होती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गैगरिन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस प्रकार जो व्यक्ति होता है उसको किस प्रकार के लेंस का सहारा लेना पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस का एक अन्य नाम है, आप याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है यह नाम देकर, तो इसको जो है हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी नाम आप याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये भी नाम आपको एग्जाम में दे सकता है। तथा निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पहले ही बनता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तथा निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, इसका एक अन्य नाम है, इसको जो है मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपसारी या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, 80 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि होती है तो उसे हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहा जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। 80 डेसिबल से अधिक, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को जो अपना भार है वह अधिकतम कब अनुभव होगा? बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा गया, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को अपना जो वेट है, अपना भार है, वह अधिकतम कब महसूस होगा? तो आप याद रखिएगा, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगी तब व्यक्ति को उसका जो भार है वह अधिकतम महसूस होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इनका नाम था वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना रखा गया है?
कि इतना तो ध्वनि स्तर मनुष्य का कान सहन कर सकता है, यानी कि इतना अगर आपके कान जो है वह स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा कान आपका, अगर इतना ध्वनि वह सुनता है डेली बेसिस पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है वह 60 डेसिबल रखा गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, 60 डेसिबल तक की जो ध्वनि स्तर है मनुष्यों के लिए जो है मानक ध्वनि स्तर, यानी कि स्वस्थ यह माना जाता है ध्वनि स्तर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इससे ऊपर जो है अगर ध्वनि स्तर बढ़ने लगता है तो वह आपके कान के लिए हानिकारक माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लोलक की जो कालावधि है वह किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी लंबाई के ऊपर। आप याद रखिएगा, उसकी लंबाई के ऊपर जो है लोलक की जो कालावधि है वह निर्भर करती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो लोलक घड़ियाँ होती हैं किस मौसम में शुष्क हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। सुस्त यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं कि जो है लोलक जो घड़ियाँ होती हैं ये किस मौसम में सुस्त हो जाती हैं और किस मौसम में तेज हो जाती हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक विद्युत चालकता आपको किस में देखने को मिलेगा? चांदी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी में। एक फैदम कितने के बराबर होता है? तो एक फैदम में 6 फीट होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। दोस्तों जो साइंस की क्लास हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है वह बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी हमने वीडियो कंप्लीट करवाए हैं साइंस के, जैसे बायोलॉजी की क्लास आपकी हो गई, फिजिक्स की क्लास हो गई, इसके अलावा मिक्स जो वीडियो हैं उनकी क्लास हो गई, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सिंपली आपको करना क्या है, उस प्लेलिस्ट को खोलना है और जो सभी वीडियो दिए गए हैं सभी को देख लेना है। सभी ही क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस प्लेलिस्ट को एक बार आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। बार जो है किसकी इकाई मानी जाती है? तो बार जो है यह दाब की, यानी कि प्रेशर की इकाई है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेशर की यानी कि दाब की। अगला है, चंद्रमा क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा क्या है? तो यह एक सैटेलाइट है, यह एक उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्या है? तो यह एक उपग्रह है। तथा वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह कौन सा है? तो वर्तमान में शनि ग्रह के पास जो है सर्वाधिक मात्रा में लगभग 145, लगभग वर्तमान में 145 जो हैं इसके पास उपग्रह हैं शनि ग्रह के पास, जो कि सर्वाधिक उपग्रह वाला यह ग्रह भी है शनि। शनि को इंग्लिश में हम सैटर्न बोलते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। तो जेम्स वॉट के द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था, सही दिया गया है। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। जे.एल. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन जे परकिंस के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं किया गया था। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनका नाम आप याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरक्षा फ्यूज जो है कम खाली स्थान धातु से बनी होती है, यानी कि जो घरेलू विद्युत आपके उपकरण होते हैं उनमें जो सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग होता है उसमें क्या कम होता है, किस धातु का जो कम होता है, क्या धातु कम होती है? तो कम गलनांक की धातु का जो इसमें प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा, इसमें जो है कम गलनांक की धातु का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हमारे घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं इनमें जो सुरक्षा फ्यूज लगा होता है, तो इस सुरक्षा फ्यूज में जो है उच्च प्रतिरोध और
उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, निम्न मतलब कम गलनांक की धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो सुरक्षा फ्यूज हमारे विद्युत उपकरणों में लगी होती है उसका जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है, लेकिन वह कम गलनांक की होती है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। तो कम गलनांक धातु से बना होता है यह जो सुरक्षा फ्यूज होता है वह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वह व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला प्रश्न है गन मेटल जो है यह किसका मिश्रण होता है? गन मेटल पूछा गया रहा है कि यह किसका मिश्रण होता है, किन किन मिश्र धातुओं से यह बना होता है? तो कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है गन धातु। तो इसके बाद गन मेटल, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिखा भी गया है कि जो गन मेटल होता है इसको हम लाल पीतल के नाम से भी जानते हैं। यह तांबा यानी कि कॉपर, टीन और जस्ता का मिश्र धातु होता है गन मेटल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आसमान में कोई सितारा टिमटिमाता हुआ जो नजर आता है यह किस कारण से टिमटिमाता है, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आसमान में जो रात के समय तारे टिमटिमाते हैं यह किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही रात के समय तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो पहला आपका हो गया रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के कुछ समय पूर्व सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आप याद रखिएगा, सूर्यास्त के बाद एवं सूर्यास्त के कुछ समय पूर्व जो सूर्य हमें दिखाई देने लगता है, आपने देखा होगा कि सूर्यास्त होने के बाद भी हमको कुछ समय तक सूर्य दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सूर्योदय का कुछ समय पहले भी हमें सूर्य दिखने लगता है। तो यह किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही यह होता है। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जल के अंदर मछली होती है वह अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमको दिखाई पड़ती है। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोई बाल्टी होती है, अगर बाल्टी में कोई पानी भरा हुआ है तो उसमें कोई अगर हम छड़ रखते हैं तो छड़ हमको टेढ़ा प्रतीत होती है। आपने सीधा उसको रखा होगा लेकिन वह छड़ आपको टेढ़ा दिखेगी बाल्टी में। तो यह भी जो है किसका एग्जाम्पल होता है? यह भी प्रकाश के अपवर्तन का ही एग्जाम्पल होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो पानी भरी हुई बाल्टी में छड़ हमने रखा होता है वो हमको टेढ़ा दिखाई पड़ती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्सरे क्षेत्र जो एक्सरे होता है, एक्स किरणें होती है, किन के बीच अवस्थित होती है? किन किन किरणों के बीच आपकी एक्स किरणें अवस्थित होती हैं? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों के मध्य जो है एक्स किरणें अवस्थित होती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, गामा किरणों और पराबैंगनी किरणों के मध्य एक्स किरणें अवस्थित होती हैं। यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक्स किरणें हैं, ये किन के बीच हैं? तो गामा किरणों के बीच हैं और अल्ट्रा वायलेट किरणों के बीच आपको मिलेंगी एक्स किरणें। तो इनको आप याद रखिएगा। तथा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो गामा किरणें होती हैं इनकी खासियत क्या होती है? गामा किरणों की खासियत होती है इनकी जो है फ्रिक्वेंसी और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और एनर्जी होती है आपकी गामा किरणों में, पहले नंबर पे होती हैं फ्रिक्वेंसी और एनर्जी के मामले में। वहीं सेकंड नंबर पे एक्स किरणें होती हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और एनर्जी यानी कि ऊर्जा किन किरणों की होती है? तो एक्स किरणों की होती है। वहीं तीसरे नंबर पर आपकी अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा और फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों की होती है। वहीं गामा किरणों की सबसे कम वेवलेंथ होती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम गामा किरणों से एक्स किरणों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
तो सबसे कम वेवलेंथ आपकी हो जाएगी आपकी शॉर्टर वेवलेंथ वाला हो जाएगा गामा रेज, इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं सबसे अधिक जो वेवलेंथ वाली किरण होती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। जो रेडियो वेव्स होती हैं ये सबसे अधिक इनकी वेवलेंथ होती है रेडियो वेव, यानी कि आपकी जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो रेडियो तरंगे होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे कम होती है, और जो एनर्जी लेवल होता है इनका वह भी सबसे कम होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो रेडियो तरंगों के बारे में मैंने आपको अभी भी क्या बताया है, इनकी वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे कम होती है, और इनकी जो ऊर्जा होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वह भी सबसे कम होती है। इसके अलावा इसके ठीक विपरीत आप मान लीजिए गामा किरणों को, गामा किरणों की वेवलेंथ सबसे कम होती है, गामा किरणों की जो वेवलेंथ सबसे कम होती है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी और इनकी जो एनर्जी होती है गामा किरणों की सबसे हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का जो प्रयोग है संचार उपग्रह में किया जाता है? तो आप याद देखिएगा, रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगों का जो उपयोग है उपग्रह संचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होती हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जो आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट होता है, एक जो आपका कृत्रिम उपग्रह होता है, उनमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन जो है सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो हमने अभी अभी बात की थी उस पिक्चर में कि सबसे ज़्यादा जो विकिरण ऊर्जा होती है और किसमें होती है, तो गामा किरणों में सबसे ज़्यादा होती है। गामा किरणों के बाद आपकी हो जाएंगी एक्सरेज में होती हैं। एक्सरे के बाद आपका हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे होती हैं। तो इसमें आपका गामा किरणें तो दी नहीं गई हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स किरणें हो जाएगा। राइट आंसर एक्स किरणें। इनके बारे में आप याद रखिएगा। इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह पिक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका एक्स किरणों की जो एनर्जी होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर यहाँ पे गामा किरणें दी गई होती हैं तो गामा किरणें आपका राइट आंसर हो गया होता है। इसके अलावा अगर इसमें आपकी एक्स किरणें नहीं दी गई होती और ना ही गामा किरणें दी गई होती तो राइट आंसर क्या हो गया होता आपका अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली किरण होती हैं। तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है गामा किरणों की, दूसरे नंबर पर होती है एक्स किरणों की और तीसरे नंबर पर होती है अल्ट्रा वायलेट किरणों की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं सबसे कम ऊर्जा वाली किरण कौन सी होती है, रेडियो वेव्स। जो रेडियो तरंगे होती हैं ये सबसे कम ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मेन स्रोत है क्या होता है, नाभिकीय संलयन। आप याद देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस पिक्चर को आप याद कर लीजिएगा। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्लक के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। जेम्स प्लक ने मशीन गन का आविष्कार किया था। माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो माइक्रोस्कोप होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, यह सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के अध्ययन के लिए। और निम्न में से किसके द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था? तो लेजर का आविष्कार किया गया था थियोडोर मैमैन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर अवस्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपको मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। तो इस प्रकार से बेहतरीन प्रश्नों को हमने आज कवर कर लिया है, जो फिजिक्स के बन सकते थे, जो आपके एनटीपीसी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो इसकी अगली क्लास हम जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।